कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से आयोजित ज्ञानदूत कार्यक्रम 2 में आप सभी का स्वागत है। ये कक्षाएं स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए सब्जेक्टिव क्लासेस ऑनलाइन लगाने के लिए आयोजित की गई हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ये जो टॉपिक है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सेकेंड ईयर की जो क्लासेस हैं उनका फर्स्ट पेपर है प्रशासनिक संस्थाएं, जिसमें एक टॉपिक के रूप में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा समाहित है। तो सबसे पहले जो आपको समझने की आवश्यकता है वो ये है कि राज्य की अवधारणा से हम क्या समझते हैं। जब हम किसी राज्य की अवधारणा की बात करते हैं तो वास्तव में हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो देखिए, जो ये अवधारणा है ये राज्य के कार्य क्षेत्र का आधुनिक सिद्धांत है। यानी कि जो राज्य है वो व्यक्तियों के लिए किस प्रकार के कार्य करेगा, कैसे कार्यों को प्राथमिकता देगा, इस आधार पर किसी भी राज्य की अवधारणा का विकास होता है। जो आपकी द्वितीय वर्ष की प्रशासनिक संस्थाएं किताब है उसमें आपको ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा, लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो ये वास्तव में ये बताना चाहते हैं कि अगर हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाला स्टेट, फॉलो करने वाला राज्य वास्तव में किस प्रकार के कार्यक्षेत्र को चुनता है। उसके लिए पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि राज्य के कार्यक्षेत्र से क्या तात्पर्य है। देखिए, कोई भी राज्य 3 प्रकार के कार्य मुख्य रूप से करता है: नियामकीय कार्य, विकासात्मक कार्य और कल्याणकारी कार्य। नियामकीय कार्यों में हम ये समझते हैं कि ऐसा राज्य जो नागरिकों के लिए न्याय, सुरक्षा और आंतरिक विकास की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देता है, वो नियामकीय राज्य होता है। यानी कि बाहर की से सुरक्षा भी हो और पुलिस व्यवस्था के द्वारा आंतरिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, वो नियामकीय प्रकृति के कार्य करता है। दूसरे जो सरकार के कार्य होते हैं या राज्य के कार्य होते हैं वो विकासात्मक कार्य होते हैं। विकासात्मक कार्यों में सरकारें आर्थिक अवसंरचना का विकास भी करती हैं और सामाजिक अवसंरचना का विकास करती हैं। जब वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं तो इसका मतलब है कि सरकारें लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले उद्योग धंधों का विकास कैसे कर रही हैं, किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ध्यान देती हैं, रोड, सड़कें, पुल, बंदरगाह जो भी आप देखते हैं वो सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। दूसरी ओर सरकारें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करती हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, सफाई की व्यवस्था करना, अच्छे वातावरण का विकास करना, स्वस्थ पर्यावरण का विकास करना। इस प्रकार के जो सरकार के काम होते हैं ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं लाना, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं। तीसरे कार्य जो है वो कल्याणकारी कार्य हैं। देखिए, कल्याणकारी शब्द के बारे में पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट है उसमें एक अच्छा खासा डिबेट है इस बात पर कि कल्याणकारी शब्द का प्रयोग वास्तव में किया भी जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि कल्याण शब्द का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हम उससे ये मतलब निकालते हैं कि ऐसा समुदाय या ऐसे लोग जो अपना विकास या अपने लिए स्वयं कार्य नहीं कर सकते, उनके लिए हम कार्य करें तो हम उनका कल्याण कर रहे हैं। लेकिन आधुनिक समय में जब हम सरकारों को देखते हैं या आधुनिक समय के जो विकास हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, वहाँ हम ये देखते हैं कि कोई भी समुदाय ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ही अपने लिए कुछ ना कर पाता हो। इतनी आर्थिक स्थितियाँ हम बना चुके हैं, इस प्रकार का राजनीतिक विकास लोकतंत्र के माध्यम से हमने प्राप्त कर लिया है, जहाँ हम ये नहीं कह सकते कि कोई समुदाय अपनी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। तो जो नया कॉन्सेप्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि आप सशक्तिकरण शब्द का इस्तेमाल करिए, ना कि कल्याणकारी शब्द का। जैसे मैं अगर आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो वर्तमान में जब महिलाओं के लिए सरकारें योजनाएं बनाती हैं
तो महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं शब्द के इस्तेमाल के जगह पर ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि ये कहा जाए कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की योजनाएं हैं, या दिव्यांग वर्ग के लिए सशक्तिकरण योजनाएं हैं, या बाल श्रम के लिए योजनाएं हैं, बालकों को शोषण से बचाने के लिए योजनाएं हैं। तो इस तरह का जो विकास है वो सशक्तिकरण के माध्यम से हो। तो कल्याणकारी शब्द को आजकल इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन से ये समझ गए होंगे कि सरकारें कल्याणकारी कार्य वहाँ करती हैं जहाँ पर वो ऐसे समुदायों की मदद करना चाहती हैं जो स्वयं के लिए उतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं जितने कि बाकी समाज के समुदाय कर पाते हैं। तो देखिए ऐसा क्यों, पहले हम समझेंगे कि ऐसा क्यों। तो लोक कल्याणकारी राज्य की बुनियादी धारणा ये होती है कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति निर्धन है या उस पर कोई संकट है तो उसका कारण सामाजिक परिस्थितियां हैं, ना कि वो स्वयं। यानी कि हमने समाज को इस तरह से, हमने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो या अवसर की समानता हो, उसको इस तरह से मॉडिफाई कर रखा है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा प्रिविलेज मिल जाता है और कुछ को नहीं मिलता है। तो अगर हम सामाजिक परिस्थितियों को बदल दें, यानी कि हम सामाजिक परिस्थितियों को रेगुलेट कर दें, तो ऐसे लोगों को भी फ़ायदा मिलने लगेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है और कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। राज्य इसमें ये निहित है ऑलरेडी कि अगर राज्य को करना है तो इसका मतलब राज्य को शक्तिशाली होना चाहिए। यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है ये एक शक्तिशाली राज्य की पक्षधर होती है। इसका जो बेसिक होता है वो सामाजिक न्याय की धारणा है। जब हम आगे इसमें डिटेल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अपनाया है और उसी आधार पर हम भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। दूसरा जो मैं आपको बताऊंगी वो ये कि लोक कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ है और इसकी क्या परिभाषा है। तो देखिए, जब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपसे 2-3 तरह के क्वेश्चन ही इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, मतलब पर्टिकुलरली अर्थ और अवधारणा से, कि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ बताइए, लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित कीजिए, लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं बताइए। तो आपको सब में एक जैसा ही आंसर लिख देना है, जैसे कि ये ऐसा राज्य होता है जो सबके लिए समान अवसर प्रदान करता है, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण हो ये सुनिश्चित करता है, सभी के जीवन स्तर को उच्च बनाना चाहता है, प्रत्येक नागरिक की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सामाजिक सेवा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है और समस्त नागरिकों के लिए रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा सहायता आदि सुनिश्चित करता है। तो अगर आपसे विशेषताएं पूछेंगे तो भी आपको ये 3-4 लिखनी हैं। अगर आपसे अर्थ या परिभाषा का एक सिंपल फॉर्मेट में पूछा जाए तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य ऐसा होता है जो नागरिकों के लिए ये व्यवस्थाएं करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कल्याणकारी राज्य की धारणा का उदय, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का उदय कब हुआ था। तो देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का उदय वास्तव में औद्योगिक क्रांति से हुआ है बेसिकली। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे, हमारे अब तक का जो नागरिक विकास है या सभ्यताओं का विकास है, उनमें 3 मुख्य क्रांतियाँ बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहली कृषि क्रांति, जिसके माध्यम से व्यक्ति ने एक जगह पर रहना शुरू किया और सभ्यताओं का विकास जो है वास्तव में और जो कृषि क्रांति से ही शुरू माना जाता है। दूसरी जो क्रांति है वो औद्योगिक क्रांति है और तीसरी क्रांति जिसमें हम आज जी रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति है, जिसके आप देख ही रहे हैं। ये जो लाइव क्लासेस आप देख रहे हैं ये सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांति का ही परिणाम है। दूसरे स्टेज पर जो क्रांति हुई है औद्योगिक क्रांति, इससे बहुत सारे आप कह सकते हैं बहुत सारे विकास जुड़े हुए हैं। औद्योगिक क्रांति से बहुत तरीके की अवधारणाओं का विकास हुआ है, जिसमें से एक लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का भी उदय है। ये क्यों हुआ था? क्योंकि औद्योगिक क्रांति से यूरोपीय देशों में उद्योग धंधे बहुत बड़े थे, कारखाने बढ़े, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी, उससे श्रमिकों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई
और जब श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई उस समय तक गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन इस तरह की डेवलपमेंट पर नहीं था। मतलब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में सरकारों का नियंत्रण इतना अच्छा नहीं था। तो जो पूंजीपति वर्ग था उसका हमेशा टारगेट ये होता था कि वो श्रमिकों को कम से कम आप कह सकते हैं कि वेतन और जो अन्य लाभ होते हैं वो कम से कम दे और उनसे से ज़्यादा काम ले। तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। मतलब औद्योगिक क्रांति के समय श्रमिक बहुत छोटी स्लम्स में रहा करते थे, गंदी बस्तियों में। उनमें कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती थीं, उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब उनकी बहुत ही शोचनीय दशा थी। 19वीं शताब्दी में इसके लिए प्रयास किए जाने लगे कि ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं और इनमें सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए। तो सामाजिक सुधार के कई कानून पारित किए गए, जिसमें उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय की गई, सफाई, पढ़ाई, स्वास्थ्य की सुरक्षा, और छोटे बच्चे हैं तो उनसे हम काम नहीं कराएंगे, इस तरह के जो प्रबंध किए गए उससे धीरे धीरे लोक कल्याणकारी राज्य की भावना का प्रादुर्भाव होता चला गया। उसके अलावा उसी समय काल जो था उसमें मार्क्सवाद का उदय हुआ, साम्यवाद और मार्क्सवाद का उदय हुआ, और मार्क्स की जो विचारधारा थी उससे उसमें सर्वहारा वर्ग की क्रांति का जो उल्लेख है उससे भी बाकी जो सरकारें थीं उनमें भय उत्पन्न हुआ कि अगर हमने इन मज़दूरों की दशा सुधारने पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है ये क्रांति के मार्ग को अपना लें। तो राज्य सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों के लिए सुधार के कानून बनाने लगीं, उनके लिए सामाजिक योजनाएं लाने लगीं। तो धीरे धीरे इससे जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का उदय हुआ है। अब नेक्स्ट इसमें आता है लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण से तात्पर्य ये है कि इसको मतलब कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हमें दिखती हैं कि हम ये माने कि कोई भी राज्य लोक कल्याणकारी है। तो उसमें पहला है लोकतंत्रीय शासन, यानी कि कल्याणकारी राज्य लोकतंत्र की व्यवस्था में ही पल्लवित होता है। लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान करता है और सामाजिक परिवर्तन के लिए हमेशा जनतांत्रिक साधनों को अपनाने पर जोर देता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का पहला लक्षण लोकतंत्रीय शासन होता है। दूसरा है सामाजिक न्याय की भावना, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय के आदर्श पर कार्य करता है और व्यक्तियों की आय के अंतर को कम करना चाहता है, यानी कि आर्थिक समानता और लोकतंत्र की स्थापना हो सके। तीसरी जो इसकी विशेषता होती है, लक्षण होता है, वो है सामाजिक सुरक्षा, यानी कि कल्याणकारी राज्य नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। सबको काम का अवसर मिलना चाहिए, निर्बल और कमज़ोर वर्गों की सहायता की जानी चाहिए, बीमारी और बुढ़ापा अगर है तो उनको सामाजिक सहायताएं प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य करते हैं। अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देते हैं, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए ये व्यवस्था पुरजोर प्रयास करती है। उसके अलावा ये आर्थिक नियंत्रण की व्यवस्था में भी विश्वास करती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि राज्य के पास ये शक्ति होती है कि वो सामाजिक परिस्थितियों को परिवर्तित कर सके। उन सामाजिक परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए सरकारों को आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण लागू करने ही पड़ते हैं। वो उत्पादन और वितरण की व्यवस्थाओं को इस प्रकार से प्रभावित करती हैं, इस प्रकार से नियंत्रित करती हैं कि व्यापक हितों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, ना कि संकीर्ण हितों पर। फिर इसमें एक महत्वपूर्ण बात कल्याणकारी राज्यों में ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। यानी कि हम ये समझ चुके हैं कि अगर कोई एक राष्ट्र दरिद्र है या वहाँ पर अशांति है तो वो समृद्ध राष्ट्रों के लिए भी खतरा बन जाता है। और हम अभी जो रिसेंट सिनेरियो है उसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखते भी हैं। तो राष्ट्र के हित साधन के साथ साथ ये जो सरकारें होती हैं या ये जो राज्य होता है ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को बढ़ाने पर भी ध्यान देता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य कौन कौन से कार्य करते हैं। तो देखिए,
लोक कल्याणकारी राज्यों के कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। उनके कुछ अनिवार्य कार्य होते हैं और कुछ ऐच्छिक कार्य होते हैं। तो अनिवार्य कार्य तो आप समझ ही चुके हैं कि नियामकीय प्रकृति के जो कार्य होते हैं वो किसी भी प्रकार की सरकार के लिए अनिवार्य ही होते हैं, चाहे सरकार कल्याणकारी हो, चाहे लोकतांत्रिक हो, चाहे समाजवादी हो, लेकिन नियामकीय कार्य करना सरकारों के लिए अनिवार्य होता है। अदरवाइज़ उनके मतलब एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं आप कि उनकी एग्जिस्टेंस का बेस जो है वो नियामकीय कार्य ही होते हैं। दूसरे जो होते हैं उनमें सरकारें विकासात्मक और कल्याणकारी कार्य करती हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो सरकारें हैं वो इस प्रकार के वर्ग के लिए ज़्यादा काम करने पर फोकस करती हैं जो कि समाज का वंचित तबका है या ऐसा तबका है जिसके पास अवसर की समानता या वितरणात्मक न्याय को उस प्रकार से सुनिश्चित नहीं किया गया है जैसा कि किया जाना चाहिए। उस प्रकार के समुदाय पर ज़्यादा फोकस करती हैं। तो इसके लिए ये क्या करती हैं, ये समाज सुधार पर फोकस करती हैं, यानी कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो वंचित तबके हैं, उनके खिलाफ अगर किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं या परंपराएं बनी हुई हैं तो सरकारें कानून बनाकर उन्हें ख़त्म करने का प्रयास करती हैं। जैसे हमारे देश में अगर हम देखें तो छुआछूत, जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसी बहुत सी सामाजिक कुरीतियां हैं जो महिलाओं या बच्चों के खिलाफ बनी हुई हैं, तो सरकारें कानून के द्वारा लगातार उनका निवारण करती रहती हैं। उसके अलावा ये श्रम के नियमन पर ध्यान देती हैं, क्योंकि किसी भी समाज में सर्वहारा वर्ग जो है, मजदूर वर्ग जो है, उसकी दशा सुधारना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए उनका किस नियमित और निश्चित वेतन होना चाहिए, पेंशन होना चाहिए, उनके लिए बीमा होना चाहिए, उनके लिए शिक्षा होना चाहिए। अगर उनको दुर्घटना हो जाती है तो उसमें किस प्रकार की सुरक्षा या सहायता दी जानी चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं एक कल्याणकारी राज्य निर्धारित करता है। दूसरा है, ये कृषि, उद्योग और व्यापार का नियमन करती हैं। क्यों नियमन करती हैं? ये इस व्यवस्था का इस प्रकार नियमन करती हैं और इसीलिए नियमन करती हैं ताकि किसी का भी शोषण ना हो। कृषि के विकास में कई सरकारें बहुत, भारत में भी जैसे अगर आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे पढ़ेंगे तो सरकारों ने कृषि की उन्नति के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। तो इस प्रकार के कार्य ये सरकारें करती हैं। और असहाय स्थितियों में सहायता, यानी कि ऐसा कोई अगर वर्ग है जो कि असहाय है, जैसे कि दिव्यांग वर्ग हैं और पीड़ित अगर कोई हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित हो सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित हो सकते हैं या किसी दुर्घटना से पीड़ित भी हो सकते हैं, उन लोगों की सहायता करने के लिए राज्य सरकारें आवास गृह बनाती हैं, रैन बसेरे बसाती हैं, उनके लिए आजीविका विकास के साधन विकसित किए जाते हैं। इस प्रकार के तबके को सहायता देने का ये सरकारें काम करती हैं। इसके अलावा शिक्षा, क्योंकि किसी भी राज्य का, ना सिर्फ लोक कल्याणकारी राज्य का नहीं, किसी भी राज्य का ये दायित्व होता है कि उसके नागरिक भली प्रकार से शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षित नागरिक ही वास्तव में सशक्त हो सकते हैं। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपका कोई भी सशक्तिकरण नहीं कर सकता। तो ये सरकार भी शिक्षा पर ध्यान देती है। उसके अलावा आर्थिक सुरक्षा पर ये सरकारें ध्यान देती हैं। संपत्ति का वितरण अधिक संगत ढंग से हो, सभी लोगों को जीवन निर्वाह के लिए समान रूप से साधन उपलब्ध हों, सभी के लिए रोजगार उपलब्ध हो, सभी के लिए अवसर की समानता हो कि वो जब चाहें अपने लिए जैसा रोजगार चाहें चुनकर काम कर सकते हैं। इस प्रकार की आर्थिक सुरक्षा पर भी ये सरकारें ध्यान देती हैं। साथ ही ये नैतिक उन्नति के साधनों पर भी कार्य करती हैं। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य हैं। उसके बाद आता है लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना, यानी कि इसका क्या क्रिटिसिज्म है। तो देखिए, पहली चीज़ जो है वो मानी जाती है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की हनन करती है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करती है। इसके आलोचक कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य में सरकारें इतनी सशक्त हो जाती हैं कि वो नागरिकों के प्रत्येक जीवन के प्रत्येक पक्ष पर दखल देती रहती हैं, तो उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है। इससे जो राज्य के कर्मचारी हैं, जो सरकार के कर्मचारी हैं या जो नौकरशाही है, उसकी शक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। उसकी वजह से भी नागरिकों की स्वतंत्रता सीमित होती है। दूसरी इसकी आलोचना ये है कि ये राज्य की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया
अगर सरकार सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन लाना चाहती है तो उसके लिए उसका सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, और जो भी सरकार सशक्त होती है वो बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करने लग जाती है ताकि वो समानता को स्थापित कर सके। इस क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से अपना कमाया हुआ धन या अपना जो उसके पास में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पैतृक रूप से संपत्तियां हैं या पैतृक रूप से बहुत ज़्यादा धन है, तो वो इतनी आसानी से कहने भर से तो किसी और के लिए देगा नहीं। तो सरकारों को मजबूरन बाध्यकारी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है ताकि वो आर्थिक साधनों का समानतापूर्ण वितरण कर सके। तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है नौकरशाही का विकास। अगर राज्य की शक्ति में वृद्धि होगी तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि नौकरशाही का बहुत ज़्यादा विस्तार भी हो जाता है और उनकी शक्ति में भी बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। उसकी वजह से नौकरशाही से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं आप सुनेंगे, लाल फीताशाही बढ़ जाती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, जन विमुखता उनमें आ जाती है, लोगों की जो डिमांड है या जो मांगे हैं उनके प्रति वो उदासीन हो जाते हैं, अपनी ही शक्तियों के विकास पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। इस प्रकार की जितनी भी नौकरशाही से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो लोक कल्याणकारी राज्यों में आती ही आती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रेरणा का भाव। यानी कि ऐसा माना जाता है कि अगर राज्य ही सब कुछ रेगुलेट करने लगता है, कृषि, उद्योग, व्यापार में कितना उत्पादन होना चाहिए, किस प्रकार से वितरण होना चाहिए, ये सरकारें बहुत ज़्यादा नियमित और नियंत्रित करने लग जाती हैं, तो जो इंडिविजुअल फ्रीडम है काम करने का वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करता है और लोगों के में स्वतः प्रेरणा का भाव आ जाता, मतलब स्वतः प्रेरणा की कमी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसके अलावा वो लोग भी जिन्हें सरकार बहुत ज़्यादा मदद करती है उनमें भी कहीं ना कहीं ये भाव आ जाता है कि जब बैठे ठाले ही सब कुछ मिल रहा है तो काम करने की क्या ज़रूरत है। तो उनमें भी काम करने की जो क्षमताएं हैं या उनके काम करने की इच्छाएं जो हैं वो कम हो जाती हैं। वैसे इस जो मानवतावादी दृष्टिकोण या नैतिक दृष्टिकोण को मानने वाले लोग हैं वो इस आर्ग्यूमेंट को बहुत ज़्यादा मानते नहीं हैं, क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि अगर मानव ने जन्म लिया है तो कोई भी मानव ऐसा नहीं होता है जो सिर्फ बैठ के खाना चाहता हो। हर किसी को काम करने में उतना ही इंटरेस्ट होता है जितना कि व्यक्ति को खेलने का और खाने का, सोने का जिस तरह का होता है, उसी तरह से उसकी एक बेसिक नीड है कि वो काम करे। तो इसको अभी के जो थिंकर्स हैं वो नहीं मानते हैं। उसके बाद इसमें आता है कि ये एक खर्चीला शासन होता है ऑब्वियसली, क्योंकि कल्याणकारी राज्य सभी नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने पर फोकस हो जाता है। इसीलिए अगर भारत जैसा विशाल देश हो और इतनी बड़ी जनसंख्या हो तो आप समझ सकते हैं कि नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कितने बड़े स्ट्रक्चर की, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत होती है। फिर उस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये जो टॉपिक है इसमें ये मोटी मोटी चीज़ें कवर होती हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ ये थोड़ा बेसिक आपका इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आपको ओवरऑल समझ में आए कि हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो कंपैरेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करने में या उसका आंसर लिखने में आपको इससे मदद मिलेगी। क्या लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य एक दूसरे के प्रतिकूल होते हैं? ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया है क्योंकि लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो राज्य की शक्ति को बढ़ाने पर जोर देते हैं। तो जहाँ राज्य की शक्ति बढ़ेगी वहाँ राज्य बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करेगा। बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करेगा इसका मतलब वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करेगा। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि क्या लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। तो आप इसे ऐसे समझिए कि लोकतंत्र की वर्तमान में दो व्यवस्थाएं कार्य करती हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि लोकतंत्र को देखने के दो दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण को हम कहते हैं पूर्वी दृष्टिकोण और एक दृष्टिकोण को हम कहते हैं पश्चिमी दृष्टिकोण, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न, है ना। तो जो पश्चिमी लोकतंत्र है वो वास्तव में व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा जोर देता है।
यानी कि वो ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति जो है उसका विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि जो पूर्वी लोकतंत्र होता है या पूर्वी लोकतंत्र का जो दृष्टिकोण है वो समुदाय की, यानी कि समुदाय या समूहवादी स्वतंत्रता में विश्वास करता है। वो ये मानता है कि हमें किसी एक या दो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखने के स्थान पर पूरे समुदाय या समूह की स्वतंत्रता पर फोकस करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता अगर थोड़ी बहुत बाधित हो, लेकिन उससे पूरे समुदाय को फ़ायदा हो, तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करना सही है। तो इस कॉन्सेप्ट में अगर आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य एक दूसरे के प्रतिकूल नहीं होते हैं। क्या भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है? बिल्कुल। कहाँ दिखता है? हमारे संविधान में। हमारे संविधान ये घोषित करता है कि सरकार का दायित्व है कि वह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करे। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको दो जगह मिलता है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में और हमारे जो DPSP हैं, राज्य नीति के निदेशक तत्व हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी हैं, इन दोनों में ये प्रावधान आपको दिखाई देते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो न्याय, समता, अधिकार और बंधुत्व को बहुत प्राथमिकता देती है। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था स्थापित करने पर जोर देती है। ये दोनों व्यवस्थाएं जब सरकारें स्थापित करेंगी तो वो वास्तव में लोक कल्याणकारी सरकारें ही होंगी। इसके अलावा राज्य नीति के जो निदेशक तत्व हैं वो सीधे सीधे सरकारों को ये कहते हैं कि हम इन सिद्धांतों का उद्देश्य ही भारत में लोक कल्याणकारी और समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। निदेशक तत्वों में इस प्रकार के, अगर आप निदेशक तत्वों को, मैं अपने सभी बच्चों को ये बोलती हूँ कि वो मौलिक अधिकार और DPSP दोनों को अगर अनुच्छेद वाइज याद कर लें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन के आंसर आप लिखेंगे उनको लिखने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आप वहाँ इन्हें कोट कर सकते हैं। तो मेरा आपको भी यही सुझाव है कि आप इन दोनों को अनुच्छेद वाइज याद कर लीजिए। तो हमारे यहाँ जो मुख्य निर्देशक हैं DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वो कहते हैं कि सरकारों को लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रयत्न करने चाहिए। समाज के जो दुर्लभ अंग हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए। सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध होने चाहिए। राज्य इस बात का भी ध्यान रखे कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ना हो। साथ ही पुरुष और स्त्रियों में जो श्रमिक हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, बालकों की सुकुमार अवस्था का ध्यान रखे, उनका शोषण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की जो प्रावधान हैं ये हमारे DPSP में दिए गए हैं। तो ये प्रावधान सीधे सीधे ये दर्शाते हैं कि ये व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा ही निर्धारित की जा सकती है। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा की पूरी व्यवस्था है। आज का लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक से आपको किस तरह के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, छोटे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, बड़े क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और आपको उन्हें किस प्रकार से फ्रेम करना है। धन्यवाद।